सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मिलर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज की शिक्षा मनोविज्ञान की इस क्लास में हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी के टॉप महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। और ये जो प्रश्न है वो अपने रीट मेंस, इसके अलावा सीटेट और सेकेंड ग्रेड एग्जाम अर्थात तीनों ही फॉर्मेट के जो परीक्षार्थी है उनके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास जो है आपको रिकॉर्डेड क्लास के रूप में डेली मॉर्निंग में सुबह 6:05 पर क्लास है वो अवेलेबल हो जाती है यूट्यूब पर। ठीक है, तो चैनल पर आप पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न देखो क्या है। आज का पहला प्रश्न है अपना, एक श्रमिक के लिए कितनी बुद्धि लब्धि पर्याप्त है। एक श्रमिक व्यक्ति जो होता है उस श्रमिक व्यक्ति के लिए कितनी बुद्धि लब्धि हो तो काम चल सकता है, मतलब पर्याप्त है। ऑप्शन ए 70 से 85, ऑप्शन बी 60 से 70, ऑप्शन सी 70 से 90 और ऑप्शन डी में 65 से 90। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन ए 70 से 85। यदि एक श्रमिक व्यक्ति है तो श्रमिक के लिए यदि 70 से लेकर 85 तक की आईक्यू है ना, आईक्यू का मान ये है तो इसके लिए काम चल जाता है, वो उसके लिए पर्याप्त होती है क्योंकि ज्यादा आईक्यू की आवश्यकता नहीं होती है इस प्रकार के व्यक्तियों को। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला देखो दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा प्रश्न है अपना, निम्न में से कौन सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है। मतलब है इन ऑप्शंस में से कौन एक है जो सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में सहायक होता है। ऑप्शन ए रुचि, ऑप्शन बी अभिप्रेरणा, ऑप्शन सी बुद्धि और ऑप्शन डी में संवेग। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी बुद्धि। बुद्धि है वो सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है। और वैसे ही मनोविज्ञान में बुद्धि को क्या माना गया है, एक अनुकूलन स्थापित करने में सहायक माना गया है बुद्धि को, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले तीसरे प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा अपने पिछड़े बालकों की शिक्षा से संबंधित निम्न बिंदुओं को पढ़कर सत्यकूट की पहचान कीजिए। मतलब यहाँ पर पिछड़े बालकों से संबंधित कुछ कथन दे रखे हैं और उन बिंदु या कथनों को पढ़कर अपने को सत्यकूट की पहचान करनी है। तो देखो कथन कौन से, व्यक्तिगत उपचार, उसके बाद में है अभिप्रेरणा, फिर है मूर्त रूप से अध्यापन। तो ऑप्शन ए में केवल एक सत्य है, ऑप्शन बी में केवल 2 एवं 3 सत्य है, ऑप्शन सी में केवल 1 एवं 3 सत्य है, ऑप्शन डी में 1, 2 एवं 3 सभी सत्य है। तो देखो इस प्रश्न की सबसे पहले अपन व्याख्या देखते हैं। व्याख्या क्या है, पिछड़े बालकों की शिक्षा की बात हो रही है। ठीक है, तो पिछड़े बालकों की शिक्षा के संबंध में क्या सही है। देखो एक तो इनको व्यक्तिगत उपचार की आवश्यकता होती है, तो ये कथन सत्य है क्योंकि बालक पिछड़ा हुआ है तो क्लास के अतिरिक्त इस पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है, व्यक्तिगत उपचार की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा ऐसे बालकों को बार बार अभिप्रेरित भी करना पड़ता है, मतलब इनको ज्यादा अभिप्रेरणा की आवश्यकता पड़ती है। और साथ ही साथ इनके शिक्षण के लिए मूर्त रूप से अध्ययन विधियां वो काम में लेनी चाहिए। अमूर्त विधियां इनके लिए काम में नहीं आती है। यदि अमूर्त विधियां ज्यादा यूज में लेंगे तो रुचि हट जाएगी पढ़ने से, है ना। इसलिए मूर्त विधियों का उपयोग करेंगे, मूर्त रूप से इनको अध्ययन करवाएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है यहाँ पर 1, 2 एवं 3 सभी है वो सत्य है, इसलिए इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है अपना चौथा प्रश्न है, वंचित एवं अलाभान्वित बालकों की विशेषता या विशेषताएं है या है। ये है बहुवचन के लिए है, ये एक वचन के लिए, मतलब विशेषता या तो है, ठीक है, या फिर विशेषताएं हैं। ठीक है, ऑप्शन ए निम्न महत्वाकांक्षा, ऑप्शन बी चिंता एवं भय की अधिक मात्रा, ऑप्शन सी वाचन एवं अधिगम संबंधी निर्योग्यता, ऑप्शन डी में उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या होगा, वो हो जाएगा अपने ऑप्शन डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि वंचित और जो अलाभान्वित जो बालक होता है उनमें आकांक्षा स्तर होता है वो बहुत ही कम होता है ना, क्योंकि वो अलाभान्वित होता है तो ज्यादा आकांक्षा का स्तर उनमें होता नहीं है। वो थोड़ा बहुत पर्याप्त करके ही क्या हो, वो थोड़ा बहुत प्राप्त करके ही क्या हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। इसके अलावा ऐसे बालकों में चिंता और भय है उसकी मात्रा हमेशा अधिक होती है, मतलब सदैव वो चिंता ग्रसित और भय से युक्त होते हैं। और इसके अलावा वाचन एवं अधिगम संबंधी निर्योग्यता इनमें पाई जाती है। निर्योग्यता का मतलब अधिगम अशक्तता इनमें पाई जाती है, वो ठीक से अधिगम नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला पांचवा प्रश्न क्या है,
पांचवा है निम्न में वाक विकृति या संचार विकृति है, मतलब इनमें से कौन सी एक वाक विकृति, वाक का मतलब वाणी से संबंधित विकृति, या जिसको अपन कहते हैं संचार विकृति। संचार का मतलब है भाई वाणी के माध्यम से तो हम अपनी भावनाओं को या अपने विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक स्थानांतरित करते हैं, तो वाणी क्या हो गई, संचार माध्यम हो गया ना। तो संचार विकृति या वाक विकृति कौन सी है? ऑप्शन है अफेजिया, ऑप्शन बी डिस्फेजिया, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, और ऑप्शन डी में डिस ऑर्थोग्राफिया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। तो देखो अफेजिया और डिस्फेजिया दोनों ही वाक विकृतियां या संचार विकृतियां हैं। अब अफेजिया में क्या होता है? अफेजिया में मौखिक भाषा को ग्रहण व व्यक्त नहीं कर पाता है बालक, है ना। कौन सी भाषा को? मौखिक भाषा को व्यक्त नहीं कर पाएगा और नहीं ग्रहण कर पाएगा। और डिस्फेजिया में क्या होता है? डिस्फेजिया में होता है बालक जो है वो ठीक से बोल नहीं पाता है, ठीक से बोल नहीं पाता है। तो ये हो गया आपके डिस्फेजिया, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों है वो आपके वाक विकृतियां हैं। अब जो चौथा ऑप्शन है डिसऑर्थोग्राफिया, तो डिसऑर्थोग्राफिया एक वाक विकृति नहीं होती है। इसके अंदर क्या होता है? ये एक वर्तनी से संबंधित अशुद्धि है, वर्तनी संबंधी विकृति है, सॉरी, ठीक है। कैसे? वर्तनी से संबंधी विकृति होती है। तो आपको ध्यान रखना है अफेजिया क्या होता है? अफेजिया है आपके मौखिक भाषा को ग्रहण व व्यक्त कर नहीं पाता है बालक इसमें, और डिस्फेजिया में आपके बालक बोल नहीं पाता है, और आपके डिसऑर्थोग्राफिया में वर्तनी संबंधी ये विकृति होती है, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला देखो क्या है, अगला अपना छठा प्रश्न है, निम्न अभिक्षमता परीक्षणों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पर कुछ अभिक्षमता परीक्षण दे रखा है और अभिक्षमता परीक्षणों में से जो सुमेलित नहीं है उसकी पहचान करनी है। ऑप्शन ए यांत्रिक अभिक्षमता परीक्षण मैक क्यूरी ने दिया था, ऑप्शन बी है संगीत अभिक्षमता परीक्षण ओकनर ने दिया था, ऑप्शन सी है अंगुली निपुणता परीक्षण ओकनर ने दिया था, ऑप्शन डी में है विभेदी अभिक्षमता परीक्षण बिनेट, सिसोर व वेस्टमैन ने दिया था। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है उसकी अपने को पहचान करनी है। तो देखो अगर अपन बात करें तो यांत्रिक अभिक्षमता परीक्षण है वो आपके मैक क्यूरी ने दिया था, ये सही है। संगीत अभिक्षमता परीक्षण है वो आपके ओकनर ने नहीं दिया था, जबकि वो दिया था सिसोर ने। किसने दिया था? सिसोर ने दिया था। और अंगुली निपुणता परीक्षण है वो ओकनर ने दिया था, ये सही है। और विभेदी अभिक्षमता परीक्षण है बिनेट, सिसोर और वेस्टमैन ने दिया था, तो ये भी सही है। तो यहाँ पे बी वाला है वो ठीक से सुमेलित नहीं है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी संगीत अभिक्षमता परीक्षण ओकनर ने नहीं दिया था, जबकि किसने दिया था? सिसोर ने दिया था। किसने दिया था? सिसोर ने दिया था। अगले प्रश्न पर बढ़ने से पहले एक विशेष सूचना, वो सूचना ये है कि आप हमारे मिलर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल के अतिरिक्त टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, ठीक है। टेलीग्राम पर जुड़ने का फायदा ये होगा कि टेलीग्राम पर आपको निश्चित टाइम टेबल के तहत एक शेड्यूल बना हुआ है, उस शेड्यूल के तहत आपको हर रोज क्विज मिलता है अलग अलग सब्जेक्ट के, तो उन क्विज को आप अटेंड करके अपनी तैयारी को और बेटर कर सकते हो। साथ ही साथ परीक्षा से संबंधित है या और भी अन्य जो गाइडलाइन सरकार है परीक्षा संबंधी अभ्यर्थियों के लिए जारी करती है, तो वो भी आपको वहाँ पे समाचार के तौर पे या न्यूज़ के तौर पे मिल जाती है। इसलिए टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन कर ही लेना, वहाँ से आपको अन्य प्रकार की सूचनाएं वो भी अवेलेबल होती रहती है समय समय पर, ठीक है। आगे प्रश्न की बात करते हैं। अगला देखो सातवां प्रश्न क्या अपना? सातवां है सबसे सरलतम चिंतन का प्रकार है। तो सबसे सरल प्रकार का चिंतन कौन सा है? ऑप्शन ए सृजनात्मक चिंतन, ऑप्शन बी प्रत्यक्षीकरण चिंतन, ऑप्शन सी अमूर्त चिंतन, और ऑप्शन डी में तार्किक चिंतन। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए? ये तो आप लोगों को ही आ रहा होगा, ये तो इजी है। सबसे जो सरल प्रकार का जो चिंतन होता है वो प्रत्यक्षीकरण चिंतन होता है, जिसमें वस्तु का प्रत्यक्ष वस्तु को देखा जाता है या प्रत्यक्षीकरण के साथ चिंतन की प्रक्रिया होती है ना। जैसे मान लिया कि कोई भी किसी भी वस्तु के बारे में चिंतन करना है तो वो वस्तु अपने सामने होती है ना, प्रत्यक्ष रूप में अवेलेबल होती है, तो वो सरल से सरल प्रकार का आपके चिंतन होता है। और सबसे जटिल प्रकार का चिंतन है तो वो है आपके तार्किक चिंतन, है ना। सबसे जटिल प्रकार का जो चिंतन है तो वो कौन सा होता है? तार्किक चिंतन होता है। और सबसे सरल वाला कौन सा हो गया? सबसे सरल वाला हो गया अपने कौन सा हो गया?
प्रत्यक्ष शिक्षण चिंतन है वो सबसे सरल वाला हो गया, इसलिए इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला देखो क्या है, अगला अपना 8वां प्रश्न है, प्रभावी शिक्षक की भाषा। देखो, एक प्रभावी शिक्षक की भाषा कैसी होगी? सरल होनी चाहिए, वैज्ञानिक शब्दावली से युक्त होनी चाहिए, पांडित्यपूर्ण होनी चाहिए या मधुर होनी चाहिए। तो एक प्रभावी शिक्षक तभी हो सकता है जब उसकी भाषा क्या हो? सरल हो। सरल भाषा हो तो बच्चों को आसानी से समझ में आ जाएगी, जो भी वो बात बताएगा तो वो बिल्कुल इजी तरीके से बच्चों के समझ में आ जाएगी। तो जब समझ में आएगी बच्चों के, तो उसका अधिगम है वो भी प्रभावी होगा, तो शिक्षक भी क्या हो जाएगा? उस स्थिति में प्रभावी शिक्षक हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एक प्रभावी शिक्षक की भाषा सरल होनी चाहिए। अगले देखो, अगले 9वें प्रश्न की बात करते हैं। 9वां प्रश्न है अपना, 9वां क्या? देखो, किसी विषय की स्पष्ट धारणा के लिए आप क्या करेंगे? कोई भी विषय, तो उसकी धारणा को स्पष्ट करने के लिए आप क्या करोगे? ऑप्शन ए, विषय को स्वतः पढ़ाते ही जाएंगे। ऑप्शन बी, छात्रों से प्रश्न आमंत्रित करेंगे। ऑप्शन सी, प्रश्नों के उत्तर अन्य छात्रों को देने के लिए कहेंगे। ऑप्शन डी है, स्वयं ही उत्तर देते रहेंगे। तो देखो, इस प्रश्न का सही आंसर क्या होना चाहिए? वो देखो कि विषय को स्वतः ही पढ़ाते जाएंगे। नहीं, क्या आप टीचर के रूप में एक विषय को पढ़ाते ही जाएंगे, है ना, बच्चों से कोई सवाल जवाब भी नहीं करेंगे? तो इस प्रकार से तो कोई धारणा है, कोई भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर बच्चों का होगा ही नहीं। ठीक है, तो ये तो गलत तरीका है। ठीक है, इसके अलावा छात्रों से प्रश्न आमंत्रित करेंगे, बिल्कुल सही है। छात्रों के द्वारा छात्रों से विभिन्न प्रकार के प्रश्न आमंत्रित करेंगे उस टॉपिक के बारे में, उस कॉन्सेप्ट के बारे में। छात्र जितने ज्यादा प्रश्न पूछेंगे वो कॉन्सेप्ट बच्चों को उतना ही ज्यादा क्लियर होगा, उसकी धारणा उतनी ज्यादा स्पष्ट होती जाएगी। ठीक है, और प्रश्नों के उत्तर अन्य छात्रों को देने के लिए कहेंगे, नहीं, ये तो गलत तरीका है। कोई किसी बच्चे ने प्रश्न पूछ लिया और शिक्षक ये थोड़ी कहेगा कि भाई चल दूसरे लड़कों को खड़ा करके बता दे, तू बता दे, ऐसा थोड़ी होता है। धारणा स्पष्ट करनी है तो शिक्षक को जवाब तो देने ही पड़ेंगे, और स्वयं ही उत्तर देते रहेंगे, नहीं, ऐसा भी नहीं है ना। बार बार बच्चों से भी है वो प्रश्न का उत्तर है वो पूछना चाहिए, उनसे खुद अपने को प्रश्न करने पड़ेंगे, तो ये भी तरीका है वो गलत है। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन बी हो जाएगा, छात्रों से प्रश्न आमंत्रित करेंगे। ये है वो किसी भी विषय की धारणा को स्पष्ट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं। अगला और आज का अंतिम है 10वां प्रश्न क्या है? वो है लिकर्ट की अभिवृत्ति मापनी है। तो लिकर्ट ने कौन सी अभिवृत्ति मापनी का निर्माण किया था? ऑप्शन ए, आभासी समांतर अंतराल मापनी। ऑप्शन बी, समकालीन निर्धारण मापनी। ऑप्शन सी है सामाजिक दूरी मापनी। ऑप्शन डी में है संचय मापनी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी हो जाएगा, सामाजिक दूरी मापनी, है ना। सोशियोमेट्री का निर्माण है वो लिकर्ट ने किया था। किसने? लिकर्ट ने किया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर वो हो जाएगा आपके ऑप्शन सी। तो आज की क्लास में इतना ही। क्लास यदि अच्छी लगी तो इसे लाइक करके अपने मित्रों में शेयर जरूर करना। साथ ही साथ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो आज की क्लास में इतना ही। कल मॉर्निंग में 6:05 पर एक नई क्लास के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।